नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ में हुसुर तिवारी। बड़ी बहस की शुरुआत करेंगे। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर के पास सिपाहियों पर हमले के मामले में कई नए खुलासे हुए हैं। जांच में ये सामने आया है कि हमलावर हाल ही में नेपाल भी गया था और उससे पुलिस के कई संदिग्ध दस्तावेज भी मिले हैं। ऐसे में जांच में दावा किया गया है कि आतंकी संगठनों के साथ में उसके कई कनेक्शन हो सकते हैं। गोरखनाथ पीठ में अहमद मुर्तुजा अब्बासी नाम के शख्स ने हथियार लहराया तो हड़कंप मच गया। उसने पुलिस वालों पर हमला कर उन्हें जख्मी कर दिया। मंदिर के पास मौजूद लोगों को धारदार हथियार से डराने की कोशिश भी की। आरोप यह भी है कि मुर्तुजा ने हमले के दौरान अल्लाहू अकबर का नारा भी लगाया। इस हमले की खबर लगते ही खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे और सबसे पहले जख्मी पुलिस वालों से उन्होंने मुलाकात की। पुलिस अधिकारियों ने मुख्यमंत्री योगी को एक एक अपडेट दिया। जहां हमला हुआ था उस जगह पर भी सीएम योगी पहुंचे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरे मामले की जानकारी ली। वहीं पुलिस ने यह भी कहा है कि इस पूरे मामले में आतंकी साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह दावा किया कि है कि यूपी में आतंकी साजिश आखिर किस तरीके से रची जा रही थी, साथ ही आतंक के निशाने पर कौन कौन से धार्मिक स्थल हो सकते हैं। गोरखनाथ मंदिर में आतंकी हमला जो हुआ उसको लेकर के अब आतंकी साजिश होने की खबर भी सामने आ रही है, क्योंकि इसमें 2 पीएसी के जवान पर हमला किया गया। और आपको वो वीडियो भी हम दिखा रहे हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे जो अहमद मुर्तुजा अब्बासी, इस शख्स के हाथ में एक धारदार हथियार नजर आ रहा है, जबकि मुर्तुजा अब्बासी के पिता का यह कहना है कि मानसिक तौर पर ठीक नहीं है, मानसिक तौर पर उसे दिक्कत है और लंबे समय से उसकी बीमारी का इलाज भी करवाया जा रहा है। ऐसे में आतंकी साजिश रचने के लिए वो पूरी तरीके से सक्षम ही नहीं है। फिर मैं ऐसे में कैसे मान लूं कि मेरा बेटा आतंकी है, क्योंकि आतंकी होने के अब लगातार सबूत भी उसके सामने आ रहे हैं। और आतंकी साजिशों को लेकर भी अब लॉ एंड ऑर्डर के प्रशांत कुमार ने ये खुलासा किया है कि उनका कहना है कि उसके पास से जो भी अभी तक दस्तावेज बरामद किए गए हैं उसका सीधा निशाना, उसका सीधा कनेक्शन कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि आतंकी संगठनों के साथ में है। ऐसे में सवाल यही उठता है कि क्या वाकई मुर्तुजा अब्बासी के पिता को इस बात की जानकारी नहीं थी, या फिर कहीं ना कहीं वो अपने बेटे को बचाने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। और यूपी में आतंकी साजिश आखिर रचने की जो तैयारी की जा रही थी, आखिर अभी और कौन कौन से धार्मिक स्थल इसका निशाना बन सकते हैं, या फिर क्या यह महज एक शुरुआत है, अभी इसके आगे कोई और भी ऐसी अनहोनी घटनाएं हो सकती हैं। और ऐसे में सवाल यह भी है कि सुरक्षा को लेकर के जिस तरीके से कड़े प्रबंध हमेशा किए जाते रहे, क्योंकि गोरखनाथ मंदिर को बहुत ज्यादा सुरक्षित स्थान माना जाता रहा है। लेकिन ऐसे में अगर कोई शख्स हथियार लहराता अगर अचानक से चला जाता है तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से सुरक्षा का मुद्दा है उसको लेकर भी चिंता का विषय लोगों के बीच में बन जाता है। क्योंकि आप ये वीडियो देखिए कि कैसे एक शख्स अचानक से गोरखनाथ मंदिर के सामने गेट पर खड़ा होता है, उसके हाथ में धारदार हथियार होता है और वो एक तरीके से कोशिश करता है कि किसी की जान ले सके। और 2 ऐसे पुलिसकर्मी जो कि पीएसी के जवान बताए जा रहे हैं, उन पर उसने हमला भी किया। दोनों जख्मी हैं। उनसे मुलाकात करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ खुद पहुंचे थे, साथ ही वो घटनास्थल पर भी पहुंचे और सीएम ने खुद ही जायजा लिया, मुआयना किया उस घटनास्थल का भी। और उसके बाद से सख्त आदेश जारी किए गए हैं पुलिसकर्मियों को कि इस पूरे मामले में किसी भी तरीके की और कोई चूक नहीं होनी चाहिए। जो भी दस्तावेज खंगालने हैं उसे तुरंत खंगाला जाए, इसके बारे में पता लगाया जाए। एटीएस और एसटीएफ की टीमें भी लगातार डटी हुई हैं। हालांकि जब मुर्तुजा अब्बासी को कोर्ट में पेश किया गया तो कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उसे भेज दिया है और ऐसे में फिलहाल आरोपी से लगातार पूछताछ हो रही है। वहीं दूसरी ओर इस पर यह दावा किया जा रहा है उसके पिता की तरफ से कि किसी भी तरीके से आतंकी कनेक्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि वो मानसिक तौर पर स्थिर नहीं है। उसके हालात ये नहीं है कि वो अपनी जॉब को पूरी तरीके से कर सके, तो ऐसे में आतंकी कनेक्शन कैसे हो सकता है। हालांकि मानसिक तौर पर वो ठीक नहीं है, इसके लिए उनके पास सबूत है। उन्होंने सबूत पेश किया कि हमने कई जगहों से इसका इलाज करवाया। हालांकि 2018 में उसकी तबीयत ज्यादा बिगड़नी शुरू हो गई, जब 36 लाख का समन उसके घर भेज दिया गया मुर्तुजा अब्बासी के नाम पर। पिता ने उस पर भी सवाल खड़े किए कि जब मेरा बेटा पूरी तरीके से ठीक ही नहीं है तो फिर उसने लोन कैसे लिया या उसे लोन किसने दिया, सवाल यह भी हो जाता है। लेकिन इस बीच में एसटीएफ और एटीएस की टीमों ने यह दावा किया है कि हमारे पास कई ऐसे दस्तावेज है और उसके लैपटॉप से भी
और साथ ही उसके मोबाइल से भी कई कॉन्टैक्ट्स और दस्तावेज बरामद किए गए, जिसकी जांच की जा रही है। और इस आधार पर यह कहा जा रहा है कि नेपाल के साथ भी उसके कनेक्शन थे, क्योंकि कुछ दिन पहले ही नेपाल गया था। अचानक वो गोरखपुर कैसे पहुंच गया, उसकी मानसिक स्थिति क्या चल रही थी, क्या उसके जहन में पहले से एक मुद्दा था, उस मुद्दे को लेकर के ये यहां पहुंचा हुआ था, क्या वो आतंकी साजिश में कहीं ना कहीं संलिप्त है, क्योंकि जो दस्तावेज मिल रहे हैं उस पर तो यही सामने आ रहा है कि इसके कनेक्शन हो सकते हैं। और इस बहस की शुरुआत करेंगे तो चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले मैं आप लोगों का एक बार तारुफ करवा देती हूं अपने मेहमानों के साथ में, जो आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़ने जा रहे हैं। तो कंचन द्विवेदी प्रवक्ता है बीजेपी की, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। लक्ष्मी नारायण जी हमारे साथ जुड़े हैं, एक्स आईपीएस हैं। और आचार्य रामविलास चतुर्वेदी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि श्री धाम वृंदावन से जुड़ेंगे। और अशोक यादव जी, जो कि पूर्व मंत्री भी हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। और अब चर्चा की शुरुआत हम करेंगे। सबसे पहले कंचन द्विवेदी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से देखिए अभी तक इस मामले को हमने देखा, और मुर्तुजा अब्बासी के नाम पर अब ये पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं आतंकी कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि दस्तावेज अभी तक बहुत सारे मिल चुके हैं। गोरखनाथ मंदिर को बहुत ज्यादा सुरक्षित स्थान माना जाता है, ऐसे में धार्मिक स्थल पर ही आखिर उसने आक्रमण करने की कोशिश क्यों की? जी, पहले तो बहुत बहुत नमस्कार, और आपके सभी पैनल्स जो कि बहुत वरिष्ठ हैं, मेरा बहुत बहुत नमस्कार, वंदन। एक बात मैं आपको बता दूं कि दिक्कत यही ना आती है ना कि जब किसी भी प्रकार से कुछ अच्छा होने लगता है, किसी भी प्रकार से अच्छाइयां बुराइयों पर हावी होने लगती हैं, तो ये जो नुकसान पहुंचाने वाले लोग हैं वो बौखला जाते हैं। और ये बौखलाहट ही है ये जो बता रही है। बाकी वो जो भी साक्ष्य हैं उनके कि वो मानसिक तौर से ठीक नहीं है, मुझे कहीं से नहीं लगता, क्योंकि इतने बड़े बड़े साक्ष्य निकल करके आ रहे हैं। तो ये बहुत प्रकार से सिंबल है, सिंबॉलिक तरीके से हम इसे बोल सकते हैं कि सीधा सीधा आक्रमण योगी जी पर था और उनकी नीतियों पर था। क्योंकि जिस प्रकार से आदरणीय योगी जी निष्पक्ष होकर के अपनी चीजों को, अपने कानून को अपराधियों को दबाने के लिए, अपराधियों को खत्म करने के लिए, अपराध को खत्म करने के लिए वो उठा रहे हैं जिन प्रकार के कदमों को, तो लोग उन्हें बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। लोग इस सरकार को, यानी कि मैं कह सकती हूँ कि बीजेपी सरकार को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। जो अपराधी है, जिन पर अब उस प्रकार से कार्य नहीं वो कर पा रहे हैं, क्योंकि उन पर सीधा सीधा शिकंजा कानून का कसा जा रहा है, और कानून के शिकंजे की वजह से वो सब पागल जैसे बनते चले जा रहे हैं, और वो इसको बर्दाश्त ना करने की वजह से ये सारे कार्य कर रहे हैं। लेकिन आपको मालूम होगा कि जिस प्रकार से हमारे सरकार में कार्य हो रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी ना समझा जाए, ये अपराधी बिल्कुल भी ये ना समझे कि किसी भी प्रकार से उन्हें बहुत हल्के से लिया जा रहा है, इन मामलों को ऐसे छोड़ दिया जाएगा। जैसे कि मैं आपको एक बात बताऊं कि कल ही हमारे लोकसभा में एक बिल पारित हुआ है, और उसकी वजह से बायोमेट्रिक जो कानून लागू किया गया है, उससे जो अपराधी के जो भी बायो साक्ष्य होंगे उनको हमेशा के लिए रखा जाएगा, और हर एक थाने से उनको कनेक्ट किया जाएगा, लिंकअप किया जाएगा, जिससे कि अपराधी बहुत छूट ना पाए। क्योंकि अमित शाह जी ने एक साक्ष्य प्रस्तुत किया कि जो पहले का टाइम था या जो पहले की सरकारें थी, उसमें कम से कम जो हत्या के आरोप हुआ करते थे उसमें 44% लोग बच जाते थे, और जो बलात्कार के आरोप हुआ करते थे उसमें 39% लोग बच जाते थे। और ये लिंकअप होने से थाने कनेक्ट हो जाएंगे तो हमारे कोई भी अपराधी बच नहीं पाएंगे। और ये कल बिल भी पारित हो गए, तो इससे बहुत अच्छा होगा। तो ये बिल्कुल भी ना माने कि इन लोगों को छोड़ दिया जाएगा, कहीं से बख्श दिया जाएगा। हमारी सरकार, हमारी कानून इन लोगों को बख्शने के लायक बिल्कुल भी नहीं है, और उनको हमेशा के लिए पकड़ करके थानों में डालने के लिए तैयार। चलिए ठीक है, आपके पास लौटूंगी। लक्ष्मी नारायण जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि एक्स आईपीएस भी हैं। तो ऐसे में लक्ष्मी नारायण जी, सबसे पहले मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि अभी जब पुलिस की तरफ से भी बार बार ये कहा जा रहा है कि उसके आतंकी कनेक्शंस हो सकते हैं, लेकिन वहीं अगर हम बात करें मुर्तुजा अब्बासी के पिता की, वो ये दावा कर रहे हैं कि मेरा बेटा मानसिक तौर पर स्थिर नहीं है, उसको पहले से दिक्कतें हैं। 2018 में भी कहीं ना कहीं जब अहमदाबाद से, जामनगर से उन्होंने जांच करवाई थी, उसमें भी ये सिद्ध हुआ था, और उनके पास वो दस्तावेज भी है, वो डॉक्यूमेंटेशन उनके पास पड़े हुए हैं कि डॉक्टर्स ने भी उन्हें कहा था कि वो मानसिक तौर पर स्थित नहीं है। तो ऐसे में क्या ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर कोई इंसान मानसिक तौर पर स्थिर नहीं है, लेकिन उसे इतनी समझ है कि उसे क्या देखना है क्या नहीं देखना है, साथ ही कहीं ना कहीं उसके पास से जो अभी तक के दस्तावेज एसटीएफ और एटीएस के पुलिस कर्मियों ने भी बरामद किए हैं, साथ ही पूरी टीम ने बरामद की है, लगातार जांच हो रही है। अब ऐसे में सवाल ये बनता है
कि अगर कोई वाकई मानसिक तौर पर स्थिर नहीं होता तो फिर उसके दिमाग में ऐसी अचानक से ये षड्यंत्र रचने की शक्ति कैसे आ जाती है, और वो ये कैसे सोच लेता है कि मैं अपनी जान की कुर्बानी दे सकता हूं अपने धर्म के लिए? देखिए, मेंटल अनसाउंड होना और मेंटली वीक होना दोनों में बड़ा फर्क है। आईपीसी प्रोटेक्शन करती है मेंटली अनसाउंड पीपलों का, न कि मेंटली वीक पीपलों का। जी। दूसरी चीज ये है कि ये सब जब घटनाएं करी जाती हैं, इसमें जो कोर्स ऑफ डेवलपमेंट लिया जाता है वो कई बार 5-5, 6-6 साल पुराने से शुरू किया जाता है। तो इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि ये जो मेंटल उसके जो चिकित्सक जो प्रमाण पत्र हैं और जो चीजें हैं वो प्लान्ड वे में नहीं की गई है या नेचुरल वे में है। इसको भी वेरीफाई किए जाने की जरूरत है। और वर्तमान में भी इसका जो है कराया जा सकता है, बहुत आसान होते हैं। तो ये सब चीजें भी की जा सकती हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी दिक्कत की बात नहीं है। तीसरी बात यह है कि वो अन्य कार्यों को ठीक प्रकार से कर रहा है और किसी एक कार्य के लिए वो उसको जो है मेंटली वीक कह देना बहुत उचित नहीं होगा वर्तमान में, उसकी पूरी जांच ना हो जाए। घटनाएं इस प्रकार से हो रही हैं, होती हैं, इसमें कहीं ना कहीं वो मदरसे से जुड़ता है। कहीं ना कहीं आप देखिएगा जितने भी इस प्रकार के घटनाएं करने का प्रयास होता है वहां पर वह व्यक्ति मदरसे से जरूर प्रेरित रहता है। तो जब मदरसे से वो गुजर जाता है तो इसके बाद उसमें एक फैनेटिसिज्म पैदा हो जाता है और वो फैनेटिसिज्म ही उसको आतंकवाद की तरफ ढकेल देता है। इस पर भी विचार किए जाने की जरूरत है, उसके फाइनल लिंक्स कहां थे। बिल्कुल, चलिए ठीक, मैं आपके पास भी लौटूंगी। हमारे साथ आचार्य रामविलास चतुर्वेदी जी भी जुड़े हुए हैं। मैं आपसे भी जानकारी चाहूंगी कि एक मानसिकता की बात होती है, एक और तो आप ये कह दे रहे हैं कि वो मानसिक तौर पर स्थिर नहीं है, लेकिन दूसरी ओर जब मानसिकता की बात आती है तो आपके मानसिक जहन में ये जरूर आ जाता है कि हाँ, मुझे अपने धर्म को प्रोटेक्ट करना है, मैं अपनी जान की कुर्बानी दे सकता हूं। लेकिन अगर एक धर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा एक मंदिर को ही क्यों चुना जा रहा है या फिर एक मस्जिद को ही क्यों चुना जाए, ऐसे में ये मानसिकता कैसे उत्पन्न होती है और इसके पीछे हम किसका हाथ बता सकते हैं? क्योंकि अभी तक की जांच में तो खैर आतंकी साजिशों का भी हवाला दिया जा रहा है और उसके कनेक्शंस भी बताए जा रहे हैं, लेकिन ये मानसिकता डेवलप कैसे हो रही है? कहां धर्म बीच में आ जाता है? जो कि केमिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट रहा हो। रामविलास जी, सबसे पहले आपसे दरख्वास्त करेंगे कि आप प्लीज अपना माइक अनम्यूट कीजिए। बोलने दीजिए ना। सबसे पहले तो मैं आप सभी को जय श्री कृष्णा बोलना चाहता हूं। आप सभी आज इस चर्चा में सम्मिलित हुए, बहुत अच्छी चर्चा आप कर रहे हैं। जिस प्रकार से उसको उसके पिता ने कहा कि ये मानसिक पीड़ित है, इस चीज को हमारे श्री लक्ष्मी नारायण जी ने जिस प्रकार से आप सभी के साथ सामने बोला है कि उसको जांच का विषय है और उसकी जांच सही तरीके से होना चाहिए। बहन कंचन द्विवेदी जी ने जो कहा ये बिल्कुल सच कहा कि जिस प्रकार से प्रदेश की उन्नति हो रही है, जिस प्रकार से प्रदेश अपराध मुक्त बनता चला जा रहा है, जिस प्रकार से प्रदेश में आए दिन नए नए आयाम बन रहे हैं प्रदेश के ग्रोथ के लिए, और सभी को एक साथ लेकर के चलने की जो हमारे पूज्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की जो एक योजना है, सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास, उससे पीड़ित होकर के उसको कैसे खंडित किया जाए या उसको एक धर्म का रूप देकर के कैसे प्रदेश में आग लगाने का काम किया जाए, ये निश्चित ही इन लोगों की एक प्लानिंग से किया हुआ कार्य है। और अगर व्यक्ति मानसिक पीड़ित होता है, अगर व्यक्ति का मनोविकार रहता है या वो मानसिक पीड़ित होकर के इस प्रकार से आक्रामक नहीं हो सकता है और एक धर्म के प्रति आक्रामक होगा और एक धार्मिक स्थल पर जाकर के आक्रामक होगा, ये तो बहुत विचारणीय बात है। ये उनको भी सोचना चाहिए, समझना चाहिए। व्यक्ति मानसिक पीड़ित होता है तो कहीं ना कहीं घर में या अपने संबंधियों में, अपने साथ में जो उसके लोग हैं, वहां पर कोई ना कोई घटना करने का कार्य करेगा। वो किसी मंदिर में जाकर के, किसी धार्मिक स्थल पर जाकर के, किसी एक विशेष स्थान पर जाकर के और इस प्रकार से धर्म के लिए मैं अपना जीवन समर्पित कर दूंगा या समाप्त हो जाऊंगा, ऐसा बोल करके तो कभी भी मानसिक विकारी नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये पूर्व इनकी प्लानिंग से किया हुआ कार्य है। और इसके लिए तो मैं प्रशासन से आग्रह करता हूं कि निश्चित ही जांच करके इसकी जड़ तक जाना चाहिए और जितने भी लोग इस प्रकार के उन्माद को फैलाने का कार्य करने का कुत्सित कर्म कर रहे हैं, उन सभी को
जांच के दायरे में लाकर के उन सभी को दंडित करना चाहिए। और जितने भी हमारे धार्मिक स्थल हैं, चाहे वो हमारे धार्मिक मंदिर हैं अथवा हमारे धार्मिक विद्यालय हैं, उन सभी की भी पूर्ण रूपेण सुरक्षा की जानी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि एक प्रयोग है और इस प्रयोग के माध्यम से ये प्रदेश में कोई ना कोई इस प्रकार की अशांति फैलाने का कार्य कर रहे हैं। ठीक है आचार्य जी। अशोक यादव जी के पास भी अब चलते हैं, पूर्व मंत्री है समाजवादी पार्टी से। अशोक जी, सबसे पहले अब जिस तरीके से अभी तक आपने पैनलिस्ट की बात को सुना और उसके बाद आपने ये वीडियो भी जरूर देखा होगा, एक और जहां पर मुर्तजा अब्बासी के पिता का ये कहना है कि मानसिक तौर पर वो स्थिर नहीं है, साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि मैं मान ही नहीं सकता कि उसके आतंकी कनेक्शंस होंगे, साथ उसके पास कोई हथियार भी नहीं था, लेकिन वीडियो में भी हालांकि उसके हाथ में धारदार हथियार देखा जा रहा है। एक मानसिकता होती है और कहीं ना कहीं देखिए, आप माफ कीजिएगा लेकिन समाजवादी पार्टी भी इससे पहले भी कई बार कह चुकी है कि हालांकि योगी सरकार तो धर्म में ये एक भेदभाव करती रहती है, लेकिन क्या अभी आप कहेंगे कि एक ही धर्म के लोग के पास बार बार ऐसे मुद्दे क्यों आते हैं? क्या अभी इन्हें सताया जा रहा है या फिर इस तरीके की घटना को जानबूझकर के अंजाम दिया जाता है? देखिए, हेलो, हाँ जी, हेलो जी, आपकी आवाज देखिए, अभी हमारी 3 लोगों ने बात कही जी। पूर्व IPS लक्ष्मीनारायण जी की बात तो जायज इसलिए थी कि वो एक अधिकारी रहे हैं। बाकी हमारी कंचन बहन जी और हमारे आचार्य जी थोड़ा सा पुट राजनीतिक आ गया। मैंने कल भी एक बात कही थी कि अब मैंने कल एक शेर पढ़ा था कि अब ना कोई चौबन की बात करो, सिर्फ बेहतर वतन की बात करो, खून खराबा बहुत हुआ लोगों, अब तो चैनो अमन की बात करो। समाजवादी सिद्धांत में, लोहिया के सिद्धांत में कहीं खून खराबा नहीं है, कहीं किसी एक धर्म पे चोट करने की बात नहीं है। पॉजिटिव डिबेट होनी चाहिए। अब कंचन बहन जी, चुनाव गुजर चुका, अब चुनाव 2 साल बाद है, समाज में घटनाएं होंगी, हमें उनका सबको विरोध करना है, मिलकर विरोध करना। ऐसी कोई शक्ति जो हमारे प्रदेश में आना चाहती है, हम उनका विरोध करते हैं। मैंने कल भी ये कहा था कि अगर देखिए, जो तो निश्चित जो उसको ड्राफ्ट जो मैंने देखा है, कोई आतंकवादी बड़ा होता या उनका संगठन का आदमी होता तो इस तरह से ड्रामेटिक तरीके से वो फरसा जैसे रामलीला में वो रावण लेके घूमता है, ऐसे नहीं घूमता होता। ये निश्चित मानिए कि 100% आतंकवादी नहीं है। ये किसी ने इसे प्रमोट किया हो, किसी ने उसको प्रोत्साहित किया हो कि जाके तुम ऐसा करोगे तुम्हारा नाम हो जाएगा, लेकिन ये सच है कि वो उसने गलत काम किया है, उसकी जांच होनी चाहिए और प्रदेश में ऐसा काम दोबारा ना हो, हमारा सौहार्द खराब ना हो, ये समाजवादी पार्टी की मांग है। बतौर प्रवक्ता मैं इस बात की मांग करता हूं, इस पूरा मामले को खोला जाना चाहिए। अच्छा अशोक जी, मैं आपकी एक बात को नहीं समझ पाई। आप तो दोनों तरफ की बातें कह रहे हैं, एक और आप ये कह रहे हैं कि ये जो हरकत की है मुर्तजा ने, ऐसे में वो निंदनीय है, लेकिन आप एक और ये भी कह रहे हैं कि ये पूरी तरीके से आतंकी नहीं हो सकता, क्योंकि नहीं, हम इसलिए कहते हैं, देखिए आज के जमाने में आतंकवादी जितने भी हैं बहुत ज्यादा मतलब मॉडर्न हो गए हैं, उनका अटैक इतना हल्का नहीं हो सकता है। वो केवल मैं आज भी आपसे कहता हूं, कल साबित हो जाएगा कि वो उसका जो मैंने पूरा पढ़ा है, आज पूरा अखबार मैंने पढ़ा, पूरा पन्ना आया था उसके लिए। 18 में शादी होती है, बहू भाग जाती है इसकी, फिर इस पे लोन आता है, तो ये मेंटली बहुत परेशान था। इसके फादर बड़े इस पे एंग्री रहते थे। तो ये निश्चित मानिए कि अभी आपने कहा था लक्ष्मीनारायण जी ने, ये मेंटली अनसाउंड नहीं, लेकिन मेंटली वीक है, कहीं से मिसगाइड जरूर है, लेकिन जो भी है वो बुरा है। हम ऐसी बात के विरोध करते हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। बढ़िया ये रहा कि कल उसे मारा नहीं गया, अगर मार देते तो साथ वो बात छुप जाती। अब कम गिरफ्तार हो गया है तो चाहिए पुलिस को सारे साक्ष्य सामने लाए, हकीकत देश के सामने लाए। आखिरी टेक कंचन जी का चाहूंगी इस पर। कंचन जी जल्दी अपनी बात को पूरी कीजिए क्योंकि हमारे पास समय का अभाव है। जी कंचन जी। जी मैं यही बोलना चाहूंगी, शायद हमारे सपा के प्रवक्ता ये भूल गए हैं कि उनकी पार्टी के लोग जो जिस प्रकार से वो शायरी कर रहे थे, वो ये भूल गए। ये फिर आपने पार्टी वाली बात करी। कौन हमारा नेता कब गलत? नहीं, हमारे नेता ने कब कहा है? हमारे नेता ने कब 5 साल में 4 साल में कह दिया है? चाहूंगी आप लोग को बीच में रोकना पड़ रहा है, समय का अभाव है, तो हमें इस बहस को फिलहाल यही खत्म करना पड़ रहा है। कंचन जी, लक्ष्मी जी और साथ ही आचार्य रामविलास जी, अशोक यादव जी, आप सभी का बहुत धन्यवाद इंडिया न्यूज उत्तराखंड पर बड़ी बहस का हिस्सा बनने के लिए। और लेकिन फिलहाल इस खबर पर भी हमारी नजर रहेगी, अब तक हम तमाम अपडेट्स भी पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।